Hello students, I'm back again with a new video. In this video lecture, we'll be discussing uh, questions number 71 onwards. So let's see question number 72. As you all know that in previous video lecture we have already discussed up to 71. So in this video lecture we'll start from 72. सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग 72 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ गलत है। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? विच ऑफ द, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, निम्नलिखित है ये। एनीवे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है? करंट डेंसिटी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, डैट मीन्स ये होता है, जे से हम डिनोट करते हैं, और ये होता है आई अपॉन ए के बराबर। सो आई अपॉन ए किधर है? जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सा सही है? गतिशीलता को हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी? तो मोबिलिटी के लिए होता है म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, वहाँ बढ़ेंगे, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। वाट एक्चुअली पावर का फॉर्मूला होता है वर्क या एनर्जी अपॉन टाइम। सो P इज इक्वल टू W अपॉन टी, और पावर का यूनिट होता है वाट, वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो 1 वाट होगा 1 जूल बाई 1 सेकेंड के। सो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक तो है, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। सो पीछे वाले क्वेश्चन से हम लोग इसको, पीछे वाले जो लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, फिर से एक बार। बी रॉय ऑफ नहीं लिखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। सो बी फॉर ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5 और ब्लू 6। सो इसके लिए हो जाएगा 6। ब्लू के लिए पूछा है तो ब्लू के लिए हो जाएगा कार्बन कलर कोड 6। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन बड़ विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 21, 22 दोनों में पूछा गया ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसमें हमने डिस्कस किया था ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था इसको, ये रिपीट हुआ है 21, 22 दोनों में। आगे बढ़ते हैं। यदि कांच के एक लेंस म्यू इक्वल टू 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ ए है और पानी में म्यू इक्वल टू 4/3 में एफ डब्ल्यू हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर, अच्छा यहाँ का इंग्लिश गलत लिखा हुआ है। यदि कांच के एक लेंस म्यू इक्वल टू 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ ए है हो और पानी म्यू इक्वल टू 4/3, इसमें क्या किया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ग्लास का एक लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और बोल रहा है कि पानी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और पानी का बोला है कि फोकस दूरी एफ डब्ल्यू, और एयर का बोला है एफ ए, यानी हवा में एफ ए बोला है। तो बोल रहा है कि ये कौन सा रिलेशन सही है? तो इसमें क्या हो जाता है, 2 गुना। 2 गुना कैसे होता है? ये क्वेश्चन नंबर 77। सो ये रिलेशन होता है एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 एफ ए। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 एफ ए। ओके, आगे बढ़ेंगे। एम्पियर घंटा मात्रक होता है।
एम्पियर घंटा, इसको समझिए। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, आपको पता है। ओके, आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और क्यू अपॉन टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो क्यू इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। तो सेकेंड के हिसाब से अगर देखो तो आवर भी तो हो सकता है टाइम का यूनिट, तो ये हो जाएगा एम्पियर आवर। एम्पियर आवर अब किसका यूनिट बना, इधर क्या बचा, चार्ज। तो चार्ज का यूनिट होगा एम्पियर घंटा। एम्पियर सेकेंड बोले या एम्पियर घंटा बोले, वो चार्ज का यूनिट हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, यहाँ से देख लीजिएगा। फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं अच्छे से। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सॉरी क्यू अपॉन टी। टी को इधर भेज दीजिए, तो आई इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। सो क्यू इज इक्वल टू, आई का यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम का आवर भी हो सकता है और सेकेंड भी, तो हम लोग लिख देंगे आवर, एम्पियर आवर, क्योंकि क्वेश्चन में एम्पियर घंटा दिया है, एम्पियर आवर दिया हुआ है। सो आपको दिख रहा है कि एम्पियर आवर किसका यूनिट बन रहा है, क्यू का, और क्यू क्या होता है, चार्ज। सो हम लोग चार्ज पे मारेंगे सीधा सीधा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है। सबसे पहले तो ये समझिए कि लॉरेंज बल होता क्या है, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उस पर, यानी एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही साथ लगे, डैट मीन्स ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। लेट्स सी, ये होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस, सॉरी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। टोटल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम बोलते हैं हम लोग। तो Q तो स्केलर है, दोनों तरफ से Q को कॉमन ले लीजिए। Q कॉमन लेने पे यहाँ पे बचा E, और यहाँ पे बचा V क्रॉस B, ये होता है लॉरेंज फोर्स। डैट मीन्स लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, या ये बोलते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्रॉस वाला ले लेते हैं, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू स्केलर है, दोनों तरफ से ले लीजिए इसको कॉमन, तो क्यू कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचा ई, यानी ई प्लस वी क्रॉस बी। तो देख लेते हैं, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ओके, आगे बढ़ेंगे। चार डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, चार डायोप्टर। सो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/F। ओके, सो फोकस दूरी पूछा है, F को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1/P, और P कितना दिया है, 4, और 1/4 कीजिएगा तो आएगा 0.25। सो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 0.25 मीटर, क्योंकि डायोप्टर दिया है, डायोप्टर क्या होता है, 1/मीटर। सो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। एक में 4 से भाग दीजिएगा, 0.25 आएगा, और डायोप्टर खुद 1/मीटर होता है, पलट के ऊपर जाएगा मीटर बनेगा। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लेमडा के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट आई एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा। सो आपको पता है कि ये रेले ने एक रिलेशन दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं रेले स्कैटरिंग इक्वेशन, जो होता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ का पावर 4।
सो लेमडा के 4 पावर से ये लिया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ का पावर 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश, अरे ये भी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए तो जो लड़का अगर 11-12 में एडमिशन भी लिया होगा उसको भी पता होगा, क्योंकि ये तो जूनियर क्लासेस से भी आपको पता होता है। 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा था। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का कार्यफलन होता है। सो वर्क फंक्शन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सोडियम के लिए, सोडियम का तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2.75 होता है, मुझे पता है इसलिए मैंने बता दिया। आपको नहीं पता है और ये दूसरा पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सोडियम ही पूछते। तो आप एक काम करना, एनसीईआरटी का डुअल नेचर आप ओपन करोगे ना, जब डुअल नेचर में पहले ही पेज पे वर्क फंक्शन कुछ मेटल्स का दिया हुआ है, कुछ मटेरियल्स का दिया हुआ है वर्क फंक्शन, उसमें से आप एक बार देख लोगे रफली तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी सोडियम का पूछ दे या अगली बार सोडियम का, बदल के भी आएगा। तो एक बार आप उस डाटा को देखेंगे, एनसीईआरटी ओपन करेंगे और एनसीईआरटी में जो ऑप्टिक्स ख़त्म होता है ना और मॉडर्न फिजिक्स जहाँ से शुरू होता है, तो पहला यूनिट आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ये वाला यूनिट आप ओपन करेंगे तो ऊपर ही एक डाटा दिया है, उसमें वर्क फंक्शन कुछ दिया हुआ है, उसको याद कीजिए। आगे बढ़ेंगे। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस इज। तो ये कैसे निकाला जाता है, ये हो गया कोई एलिमेंट और ये हो गया एटॉमिक मास नंबर, ये हो गया एटॉमिक नंबर। सो न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक मास नंबर ए में से मास एटॉमिक नंबर को घटा दिया जाता है, A-Z कर दिया जाता है तो निकल जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ले लेते हैं, एनीवे सब जानते ही होंगे, फिर भी कोई एक ले लेते हैं हम लोग, जगह नहीं छोड़, चलते हैं आगे। ये A-Z होता है, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे आपको, A-Z। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे, पृथ्वी के पृष्ठ पर मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। इस पर थोड़ा सा याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि बार बार यही पूछेगा, डाटा बदल भी सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉलिड डाटा देता हूँ और उसको याद रखिएगा या नोट कर लीजिए उसको। अगर एक बार मैग्नेट आप लेंगे तो उस बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसके आसपास, वो रहता है 10⁻⁻² टेस्ला का। ठीक है। अर्थ के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है हमारी अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अर्थ के सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है 10⁻⁻5 टेस्ला। तो यही पूछा है, 10⁻⁻5 टेस्ला मार दीजिए, डी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन कुछ और डाटा याद रखिए, 10⁻⁻5 टेस्ला सही है, ये अर्थ के सरफेस पे इतना ही होता है। आगे, जो आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, जो आपके बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन नर्व फाइबर, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें कभी प्रॉब्लम आती है तो मैग्नेटिक थेरेपी दी जाती है, डॉक्टर मैग्नेटिक थेरेपी देते हैं। सो आपकी बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन नर्व के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है 10⁻⁻10 टेस्ला का। याद रखिएगा, 10⁻⁻10 टेस्ला, ये आपकी बॉडी के अंदर का है, 10⁻⁻10 टेस्ला। ओके। इंटरस्टेलर स्पेस, ये क्या होता है इंटरस्टेलर स्पेस, यानी जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा,
कोई ऐसा प्लैनेट या कोई स्टार, दो स्टार के बीच में चले गए या दो प्लैनेट के बीच में चले गए, वहाँ के स्पेस पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होता है। यानी दो प्लैनेट के बीच में आप चले गए, उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, और उस वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम होती है, और इसको बोला जाता है 10⁻⁻12 टेस्ला। ओके, लैब में हम कितना बना सकते हैं? वी कैन क्रिएट टिपिकल मैग्नेटिक फील्ड इन लैब ऑफ 1 टेस्ला, अप टू 1 टेस्ला। लैब में हम लोग 1 टेस्ला तक मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, 1 टेस्ला। इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? तो वो होता है न्यूट्रॉन स्टार पे। न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक फील्ड होता है 10⁸ टेस्ला, जो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? जैसे किसी प्लेनेट की लाइफ स्पैन ख़त्म होती है ना, तो वो सिकुड़ना शुरू होता है, तो उसका स्पेस कम होना शुरू होता है और सारे उसके चार्जेज वगैरह सब डिस्ट्रॉय होते हैं, और वो कहलाता है उस वक्त न्यूट्रॉन स्टार। और उस वक्त उसकी मैग्नेटिक फील्ड उस न्यूट्रॉन स्टार की होती है 10⁸ टेस्ला, जो कि इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है। तो बोला जाता है कि ये न्यूट्रॉन स्टार इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट, ये भी बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। ये जो मैंने डाटा दिया है इसको एक नोट बना लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। जो करंट कॉइल कैरिंग कॉइल का मोमेंट होता है वो होता है M=IA, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो NIA, और इसका यूनिट होता है, ये आई का एम्पियर और ये होता है मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, और इसका फॉर्मूला होता है M=NIA। यानी ये डिपेंड करता है करंट पे और एरिया पे। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। For n turns we put that n, so M=NIA, M=NIA, M=NIA कहीं है क्या? अच्छा, सी नंबर आंसर है, सी नंबर है NIA, सी नंबर NIA। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट? ओके, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के लिए इधर ध्यान दीजिए, C5 होता है, C5 होता है NIAB साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ओके, जब हम लोग रेडियल फील्ड लगाते हैं तो साइन थीटा गायब हो जाता है। अगर हम यहाँ से 5/A करें, 5/I NAB/C, ओके, C/, ओके, तो ये हो जाएगा C/, यहाँ से C/NAB हाँ, C=NAB यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा गायब हो जाता है, और I/5 करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा C/NAB, C/NAB। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, C/NAB, C/NAB, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए, C/NAB, C/NAB। आगे बढ़ते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, ये 0 होता है, इसको याद रखेंगे 0। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हो अगर पूछा जाएगा तो इनफाइनाइट, ये याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? फाई बी जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, और टेस्ला को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गायब, ये बचा वेबर। इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? वेबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ेंगे।
सो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने दिखाया आपको, वेबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है? फैराडे लॉ एनर्जी के कंजर्वेशन पे काम करता है, और ये लेंज लॉ उसका डायरेक्शन देता है। तो सीधा सीधा हम लोग एनर्जी पे लिखेंगे, एनर्जी, क्योंकि दोनों अलग अलग एक ही पे काम कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पे। सो फैराडे का लॉ है और उसका डायरेक्शन लेंज लॉ देता है। तो लेंज लॉ से किस पे आधारित का परिमाण है? संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है ऊर्जा, एनर्जी। लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन? एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात होता है। प्रेरणिक प्रतिघात को मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था, XL बोला जाता है, और XL क्या होता है? ओमेगा L के बराबर। ओमेगा खुद किसके बराबर होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर, और यहाँ पे आ गया L। मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया था। तो XL इक्वल टू 2 पाई FL, XL इक्वल टू 2 पाई FL। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है आपका। सो पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग, XL इक्वल टू 2 पाई FL, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। निर्वात में परावैद्युतांक होता है, डैट मीन्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यूनिट मैंने 2 बार आपको डिस्कस किया था, फैराड पर मीटर भी होता है और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। सो इसका वैल्यू जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये कांस्टेंट है, और ये याद रखना है आपको, 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। इसका एक और यूनिट होता है जो मैंने 2 बार डिस्कस किया है ऊपर। आगे बढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है। द्विध्रुव नहीं लिखना चाहिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखना चाहिए। एनीवे देखते हैं इसको भी। एनीवे इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, और ये होता है 2QL के बराबर। 2 तो एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। Q चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम, और L लेंथ है, लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर। सो कूलम मीटर। सो कूलम मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कूलम मीटर। आगे बढ़ेंगे। कूलम नियम का सदिश रूप होता है। सो सदिश रूप वेक्टर फॉर्म में नीचे वाला जो होता है वो r³ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं ना हम लोग। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? r वेक्टर बाई r का मैग्नीट्यूड। नीचे तो r² ऑलरेडी है, और ये वाला r नीचे जाके r³ कर देता है, और ऊपर r वेक्टर आ जाता है। तो इसके साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है पहले से कि F इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², और उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लगा दो, यानी ये वाला लगा दो r²। और r² क्या होता है? r वेक्टर बाई r। सो ये जब r² के जगह पर रख देंगे आप, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नीचे r² है, और ये वाला r जाके नीचे r³ कर देगा, और ऊपर है r वेक्टर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। आगे बढ़ेंगे। किसी चालक की धारिता होती है, तो चालक की धारिता क्या है? चालक की धारिता C इज इक्वल टू Q/V होती है। एकदम सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया है, C इज इक्वल टू Q/V। ओके, आगे बढ़ेंगे। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, ऊर्जा, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ CV², पीछे डिस्कस किया था पहले वीडियो में, E इक्वल टू हाफ CV²। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो अगर अच्छा से आप 200-250 क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, उसमें से आ ही जाता है बिहार बोर्ड में। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हो तो तुल्य धारिता होगी। इफ n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी। पैरेलल में क्या होता है? सबको जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है तो n इंटू C1 हो जाएगा। सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर C। सो ऑप्शन नंबर C के साथ हम जाएंगे। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, ये ऑप्शन नंबर सी, n/C1। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये कांस्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना होगा। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? लाइट वेव ये तो है, एक्सरे है, इंफ्रारेड है, साउंड वेव नहीं है। सो वी विल गो विथ साउंड वेव, ध्वनि तरंग। साउंड वेव सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, याद रखिएगा। जो डायमंड होता है, क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम, डायमंड के लिए पूछा है, और डायमंड इज, तो ये डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल बनता है वो 24.41 का बनता है, 24.41 का बनता है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है। तो ये क्रिटिकल एंगल सबसे कम 24.41, और इसी से आप याद रख सकते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वो होता है 2.42। सो ये हो गया म्यू इसका, और ये हो गया इसका क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 24.41। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी, 24.41। फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू एच नू, ये होता है ई इज इक्वल टू एच नू, या ये भी कभी कभी पूछा जाता है एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि नू होता है सी अपॉन लैम्डा के बराबर। तो ये दोनों फॉर्मूले सही हैं। यहाँ पे पूछा है एच नू, आप लगा देंगे, ये फ्रीक्वेंसी है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखिए कई क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं पीछे से। अभी पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होता है। अभी मैंने डिस्कस किया H किसके बराबर होता है? B0/μ0 के बराबर। सो ऑप्शन नंबर ए, वहाँ पे μ0 नहीं था, B/μ था, तो B/μ, और यहाँ पे नॉट लगा दिया दोनों में, तो ये वाला ऑप्शन सही है। पीछे मैंने डिस्कस भी किया था ये कहाँ से आता है, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस करके आपको बताया था कि ये आता कहाँ से है। पिछले ही वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस किया गया है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया था H = B/μ-m, ये वाला डिस्कस किया था, सेम उसी पे है, इसमें नोट लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर? 3 तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखिएगा। ES इज ग्रेटर देन EP, और NS इज ग्रेटर देन NP, ये स्टेप अप के लिए होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो K या R लिखते हैं हम लोग, R शुड बी ग्रेटर देन 1, ये तीनों कंडीशन किसके लिए होता है? स्टेप अप के लिए। यानी यहाँ पे V के टर्म में लिखा है तो VS शुड बी ग्रेटर देन VP, कहाँ पे है? VS शुड बी ग्रेटर देन VP। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो V को मैं अगर E लिखूँ तो ES शुड बी ग्रेटर देन EP, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि NS जो सेकेंडरी में वाइंडिंग हो वो ज़्यादा हो, यानी सेकेंडरी कॉइल्स ज़्यादा हो प्राइमरी से, ये भी कंडीशन हो सकता है। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टेप अप के लिए 1 से ज़्यादा होता है। तो ये तीनों कंडीशन में आप स्टेप अप के लिए लिख सकते हैं, बार बार अलग अलग पूछा जा सकता है। स्टेप डाउन क्या होगा? स्टेप डाउन में जो R होगा वो 1 से कम होगा, और इसको उल्टा कर दीजिए, EP शुड बी ग्रेटर देन ES और NP शुड बी ग्रेटर देन NS, ये स्टेप डाउन का होगा। दोनों याद हो गए। दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट। ये क्वेश्चन पिछले ये में भी था, तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, आपको देखने में भी दिख जाएगा कि लगातार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पीछे भी हमने देखा था, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग बोलते हैं XL, और XL किसके बराबर होता है? ओमेगा इंटू एल के बराबर, ओमेगा इंटू एल के बराबर। सो ओमेगा इंटू एल ही दिया है, या 2
2πfl के बराबर भी होता है, क्योंकि ओमेगा खुद 2πf के बराबर होता है। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं बार बार। इसको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ेंगे। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग। ये क्वेश्चन भी 2 बार आ गया, पीछे भी आया था। NIA, M इज इक्वल टू NIA, ये NIA। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज, तो ये होता है एक्चुअली P एवरेज इक्वल टू ERMS IRMS इंटू कॉस फाई, ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। सो हम लोग जाएंगे सीधा सीधा डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। P एवरेज इक्वल टू ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 107 के साथ देखते हैं हम लोग। शक्ति गुणांक के बराबर होता है, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर पूछा है, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, और कॉस फाई होता है R/Z के बराबर। सो कॉस फाई का फॉर्मूला होता है R/Z। सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए, R/Z पावर फैक्टर। ओके, रहने देते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में देखा जाएगा, वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू सो मच। यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे 108 से। थैंक यू।